हेलो। 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 नहीं साक्षी, उनको आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ उनको नहीं जा रही होगी। आपकी जा रही होगी। हाँ, हेलो। हाँ, अब आ रही है आवाज़। आवाज़ आ रही है। वो आपसे पुरानी कैसे दिखा? जी आ रही है, लिख के भेज देंगे। क्या शुरू करें, ज़रा पूछो। आप पूछो उनसे, वो लिख के भेजेंगे। क्या शुरू करें? कविता पाठ। कविता पाठ शुरू करें। शैलजा जी। अभी सिर्फ 3 लोग हैं, आ रहे हैं वो धीरे धीरे। 3 लोग। उनकी आवाज़ आपको नहीं आ रही थी। और ये माइक है, इससे बोलना है। ये माइक है, इससे बोलना जाएगा ना है। हाँ थोड़ा। जी हाँ जी, इतनी जाएगी। ब्रिंग सीधा देन रखिए। दिस। इसमें आपकी पिक्चर से सीधी जाएगी। हाँ, अब शुरू करें। आप जब लिख के देंगी तब हम शुरू करेंगे। शुरू करें। अच्छा, ओके। नवीन सीधा रखा हुआ है। फ़ोन सीधा ही रखा हुआ है। आ, शुरू कर रहा हूँ मैं। अरे अब ठीक है। हाँ, नमस्कार। आ, सबसे पहले तो मैं इस फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूँ जिसने मेरे कविता पाठ का आयोजन किया और मेरी कविताएं सुनने में दिलचस्पी दिखाई। ख़ास तौर पे तारा सिंह फाउंडेशन और शैलजा जी ने जो ये आयोजन किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी जो कविताएं आपके सामने रख रहा हूँ उनमें ज़्यादातर यूरोप बेस्ड ही होंगी, क्योंकि मैं पिछले 12-14 साल से यूरोप में ही हूँ। तो वहाँ पर जो मेरे अनुभव हैं उन अनुभवों को मैंने समेटने की कोशिश की है। उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने वहाँ का वर्णन किया है। यूरोप तो सब लोग जानते हैं कि क्या है, लेकिन यूरोप में रहकर की जो अनुभूति मुझे प्राप्त हुई, जिस क्षण जिस स्थान पर जो अनुभूति मुझे लगी वो मैंने अपनी कविताओं में समेटने की कोशिश की है। सबसे पहली मेरी कविता है चलो टेम्स के किनारे बैठें। शुरू शुरू कर दिया है। चलो टेम्स के किनारे बैठें, टाइटल है मेरी कविता का। चलो टेम्स के किनारे बैठें और दोनों मिलकर
संबंधों के नए सत्य ढूंढें, नए सत्य जो आज हमारी चेतना की सिलवटों में छिपे हैं। आओ हम अपने संबंधों के प्रमाण खोजें जो हमारी भावनाओं में छिपे हैं। शादी का बेहद कीमती कार्ड भी रिश्ते को प्रमाणित नहीं कर सकता। शादी का बेहद कीमती कार्ड भी रिश्ते को प्रमाणित नहीं कर सकता। दुनिया का हर दफ्तर झूठा पड़ जाता है जब वह किसी रिश्ते को रजिस्टर करता है। कोई भी अदालत रिश्ते को कायम नहीं रख सकती, क्योंकि स्त्री और पुरुष की भावनाएं सिर्फ मन में दर्ज होती हैं, अदालतों में नहीं। शादी के कार्ड पर बने वक्रतुंड गणेश और राधा कृष्ण न तो हमारे रिश्ते को प्रमाणित करते हैं और न ही उसे उम्र अदा कर सकते हैं। शादी के कार्ड पर बने वक्रतुंड गणेश और राधा कृष्ण न तो हमारे रिश्ते को प्रमाणित करते हैं और न ही उसे उम्र अदा कर सकते हैं। हमें और तुम्हें अपनी भावनाओं से पैदा हुए देवता की ही तलाश करने होंगे। हमें और तुम्हें अपनी भावनाओं से पैदा हुए देवता ही तलाश करने होंगे। हमारा और तुम्हारा रिश्ता शादी का कार्ड नहीं है जिसे बांट दें सबको। हमारा और तुम्हारा रिश्ता शादी का कार्ड नहीं है जिसे बांट दें सबको। वह तो एक किताब है, वह तो एक किताब है, प्यारी सी किताब, जिसे मैंने और तुमने साथ साथ लिखा है। हमारे द्वारा लिखी हुई ये किताब किसी पार्कर या मोंट ब्लॉन्क की निब से नहीं लिखी गई। इसे तो लिखा है सुबह के सूरज की किरणों ने और चांदनी भरी रातों ने। इसे तो लिखा है सुबह के सूरज की किरणों ने और चांदनी भरी रातों ने, जो हमने पहली बार एक दूसरे की आंखों में देखी थी। ये किताब हमने किसी हैंडमेड पेपर पर नहीं लिखी। ये किताब हमने किसी हैंडमेड पेपर पर नहीं लिखी। इसके सारे अध्याय हमने अपनी हथेलियों पर ही कंपोज किए हैं। तुमने जब भी मुझे छुआ, मैंने अपने अंदर किसी इबारत को बनते हुए पाया। तुमने जब भी मुझे छुआ, मैंने अपने अंदर किसी इबारत को बनते हुए पाया। तुम्हारे बोलने में मुझे पास में ही बहती हुई टेम्स की आवाज़ सुनाई देती रही है। तुम्हारे बोलने में मुझे पास में ही बहती हुई टेम्स की आवाज़ सुनाई देती रही है, जो निर्भय होकर बढ़ती जा रही है किसी अनजान की तरफ। क्या इस नदी और अनजान का ये रिश्ता तुम समझ नहीं पा रही हो? क्या इस नदी और अनजान का ये रिश्ता तुम समझ नहीं पा रही हो? इसमें छिपा हुआ सत्य क्या तुम नहीं जान पा रही? वो सत्य ढूंढने होंगे जो पुराने मलबे पर नहीं, नए प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे। हमें अपने लिए वो सत्य ढूंढने होंगे जो पुराने मलबे पर नहीं, नए प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे। लंदन में इस टेम्स के किनारे खड़े होकर हमें अपने इतिहास ढूंढने होंगे, जिनसे हम अलग अलग देश के होकर भी दोस्त बने हैं। ये मेरी पहली कविता थी। दूसरी कविता है क्रिसमस पर तुम्हारा साथ। क्रिसमस पर तुम्हारा साथ। पिछले साल क्रिसमस पर हम दोनों साथ थे। पिछले साल क्रिसमस पर हम दोनों साथ थे। हमने उस शाम को भरपूर जिया था और पाया था कि ज़िंदगी दीवार पर लगा एक सुंदर सा पोस्टर है।
और पाया था कि ज़िंदगी दीवार पर लगा एक सुंदर सा पोस्टर है जो हमेशा नहीं लगा रह सकता। हम उस शाम रुक रुक कर ग्लू वाइन पीते रहे सारी रात। ग्लू वाइन माने गर्म वाइन, सर्दियों के दिनों में वहाँ पर गर्म वाइन पीते हैं। रुक रुक कर ग्लू वाइन पीते रहे थे सारी रात, और सारी रात निकोलाई चर्च के सामने क्रिसमस मेले में अपनी अपनी ज़िंदगी के टुकड़ों को जोड़ते रहे थे। मेले में हम न जाने कितने जोड़ों से टकराए थे। मेले में हम न जाने कितने जोड़ों से टकराए थे। कितनी बार सॉरी कहा था हमने लोगों से, और कितनी बार लोगों ने हमसे। वो भीड़ भावनाओं का एक कार्निवाल था। वो भीड़ भावनाओं का एक कार्निवाल था जिसमें हम एक दूसरे को पकड़े हुए थे, अलग हो जाने के डर से। तुमने ठंड से ठिठुरता अपना हाथ मेरे ओवरकोट की जेब में डाल लिया था। तुमने ठंड से ठिठुरता अपना हाथ मेरे ओवरकोट की जेब में डाल लिया था। तुम्हारा वो हाथ आज भी मेरे ओवरकोट की जेब में पड़ा है। तुम्हारा वो हाथ आज भी मेरे ओवरकोट की जेब में पड़ा है। हमने पहले ही जान लिया था कि हर रिश्ते का अपना देश काल होता है। हमने पहले ही जान लिया था कि हर रिश्ते का अपना देश काल होता है। वह उसी देश काल में जिया जाता है। अगर उसे हम भरपूर जी लें तो वह हमें मुक्त करता है। अगर उसे हम भरपूर जी लें तो वह हमें मुक्त करता है। तुम्हारा वह हाथ जो आज भी मेरे ओवरकोट की जेब में पड़ा है, मुझे तुम्हारे होने की गर्माहट देता है। हमारी वो यात्राएं जो हमने साइकिलों पर की थी साथ साथ, कहीं पहुंचने के लिए नहीं थी। हमारी वो यात्राएं जो हमने साइकिलों पर की थी साथ साथ, कहीं पहुंचने के लिए नहीं थी। हम कहीं पहुंचना ही नहीं चाहते थे। हम कहीं पहुंचना ही नहीं चाहते थे, बस साथ साथ चलते रहना ही चाहते थे। हम जानते थे कि पहुंचना ख़त्म होना है। हम जानते थे कि पहुंचना ख़त्म होना है। हम तो बस सहयात्री बनना चाहते थे, लगातार चलते रहना चाहते थे एक दूसरे के साथ। शायद इसीलिए हमारी साइकिलें हमें सारे लेप्जिग शहर में घुमाती थी। लेप्जिग एक शहर का नाम है और ये जर्मनी का शहर है। मैं यहाँ पर कुछ दिन पढ़ाता रहा हूँ। हमारी साइकिलें हमें सारे लेप्जिग शहर में घुमाती थीं, पर पहुँचाती नहीं थीं कहीं भी। अच्छा हुआ हम कहीं नहीं पहुँचे। पहुँचे हुए लोग दोबारा नहीं लौटते दूसरी यात्रा करने के लिए। ये कविता मैंने लेप्जिग जर्मनी में लिखी थी। तीसरी कविता है, अगर मेरे शहर में सबके पास ये कारें ना होती, हम आज भी बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का इंतज़ार करते, और उस किसी का भी जो हर रोज़ इसी बस स्टैंड से बस लेती थी। अगर मेरे शहर में सबके पास ये कारें ना होती, हम आज भी बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का इंतज़ार करते, और उस किसी का भी जो हर रोज़ इसी बस स्टैंड से बस लेती थी। हमारी अपनी अपनी कारों ने किसी के लिए हमसे हमारा इंतज़ार करना छीन लिया। हमारी अपनी अपनी कारों ने किसी के लिए हमसे हमारा इंतज़ार करना छीन लिया। बस स्टैंड पर औचक किसी का मिलना छीन लिया।
बस स्टैंड पर बिकने वाले दाल, सेब और मूंगफलियां न जाने कब से नहीं खाई हैं, भले ही जेबों में अब काजू और बादाम भरे हों। समय ने और इस दिग्भ्रमित विकास ने हमसे सबका साथ छीन लिया, मिलनसारिता का वह सुख छीन लिया जिसमें सब जिसमें सबका सबके साथ होने का एहसास था। मिलनसारिता का वह सुख छीन लिया जिसमें सबका सबके साथ होने का एहसास था। कारों के इस हिंसक सैलाब ने उन तमाम चीज़ों को कुचल दिया है जिनसे इंसान इंसान बनता है, आदमी होने का एहसास उगता है। मैं आज भी शाम होते ही घड़ी की ओर देखता हूँ और 30 साल पहले भी शाम को 5 मैं आज भी सॉरी मैं आज भी शाम होते ही घड़ी की ओर देखता हूँ जो 30 साल पहले भी शाम को 5 बजाती थी। दफ्तरों से निकलता हुआ आदमियों का सैलाब बस स्टैंड की तरफ चला आता था और उसी सैलाब में दिन भर की थकान के बाद आती तुम भी होती थी और उसी सैलाब में दिन भर की थकान के बाद आती तुम भी होती थी। तुम्हें देखकर बस स्टैंड अच्छा लगने लगता था। दाल सेब वाला भैया दोस्त बन जाता था और मैं अपनी थकान के बावजूद तरोताज़ा हो जाता था। तुम्हारे पैरों में पहनी हुई कोल्हापुरी चप्पलों के पतले पतले तलवे तुम्हारे पैरों में पहनी हुई कोल्हापुरी चप्पलों के पतले पतले तलवे आज भी मुझे दिखाई दे जाते हैं। मैं अब भी कभी कभी उस बस स्टैंड पर जाता हूँ। अब वह बस स्टैंड काफ़ी बदल गया है, स्टील की बेंचों से भर गया है, पर अब वहाँ पर बनते बढ़ते संबंध, उन संबंधों की बेबसी और प्रगाढ़ता अब काफ़ी दूर चली गई है। अब तुम वहाँ नहीं आती हो, शायद अब तुम कार से जाती हो। ये कविता मैंने दिल्ली में ही लिखी है। अगली कविता है तुम और तुम्हारा शहर। तुम मेरे साथ अपने शहर की मेट्रो की तरह मत चलना। तुम मेरे साथ अपने शहर की मेट्रो की तरह मत चलना। एक दोस्त की तरह फुटपाथ पर खरामा खरामा पैदल चलना, जहाँ तुम्हारे शहर की हवा हमसे अपनी बात कह सके और हम भी उसे बता सकें कि हम एक होने के लिए घूम रहे हैं। मैं तुम्हारा शहर इमारतों और बाज़ारों में नहीं, तुम्हारे अंदर ढूंढना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा शहर इमारतों और बाज़ारों में नहीं, तुम्हारे अंदर ढूंढना चाहता हूँ। जो शहर तुम्हारे आंचल में बंधा है उसे देखना चाहता हूँ। तुम्हारे मन की सीमा पर जो लैंपपोस्ट लगे हैं उनकी रोशनी में तुम्हें एक मांसल आकार की तरह पाना चाहता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा शहर देखना चाहता हूँ। तुम्हारा साथ और तुम्हारा शहर, तुम्हारा साथ और तुम्हारा शहर समंदर पर डूबते हुए सूरज के साथ साथ उतरती हुई शाम की तरह है, जो मुझे बहुत प्रिय है। तुम मुझे जहाँ जहाँ ले जाओगी, एक प्रश्न साथ साथ चलता रहेगा और पूछता रहेगा कि क्या तुम मुझे वहाँ भी ले जाओगी जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। एक अच्छी दोस्त ये जाने बिना कैसे रह सकती है कि मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ। एक अच्छी दोस्त ये जाने बिना कैसे रह सकती है कि मैं
कहाँ पहुँचना चाहता हूँ। अपने शहर की नदी किनारे लगे अपने शहर की नदी किनारे लगे अखरोट के वृक्षों के नीचे बैठकर मुझे तुम बता सकोगी कि मैं इस शहर से क्या चाहता हूँ। तुम बता सकोगी कि मैं तुम्हारे शहर से क्या चाहता हूँ। इस शहर में तुम रहती हो और साथ रहने से ही शहर बनता है। ये कविता ग्रीस का एक शहर है थेसलोनिकी, जिसे सलोनिकी भी बोलते हैं, और वहीं के अलेक्जेंडर द ग्रेट थे और वहीं के एरिस्टोटल भी वहीं के थे। अगली कविता है, चर्च के सामने खड़ी देखी थी मैडोना। चर्च के सामने खड़ी देखी थी मैडोना। बेल्जियम के गेंट शहर में किसी प्यारे से कैफ़े में पाया था तुम्हें। गेंट शहर में किसी प्यारे से कैफ़े में पाया था तुम्हें। ठीक ऐसे ही हुई पत्रिका में किसी प्यारी सी कविता मिल जाती है अचानक। बेल्जियम के गेंट शहर में किसी प्यारे से कैफ़े में पाया था तुम्हें। ठीक ऐसे ही जैसे किसी फटी हुई पत्रिका में प्यारी सी कविता मिल जाती है अचानक। तुम्हें पाकर मैं गेंट शहर का होता चला गया। तुम्हें पाकर मैं गेंट शहर का होता चला गया। हर चर्च के सामने खड़ी देखी थी मैडोना। हर चर्च के सामने खड़ी देखी थी मैडोना, जिसके सामने मैंने पढ़ी थी अपने मन की बाइबिल। हर सड़क पर मैंने देखी थी एक संस्कृति और खिला जीवन। अब तुम कहाँ हो, कैसी हो, मैं नहीं जानता। अब तुम कहाँ हो, कैसी हो, मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि मेरी आत्मा के भीतर अब कई सुंदर चर्च बन गए हैं। बस इतना जानता हूँ कि मेरी आत्मा के भीतर अब कई सुंदर चर्च बन गए हैं, जिनके साए में हर रात्रि को कैफ़े और रेस्तराओं की सुंदर सुनहरी मोमबत्तियाँ जल जाती हैं। जिनके साए में हर रात्रि को कैफ़े और रेस्तराओं की सुंदर सुनहरी मोमबत्तियाँ जल जाती हैं। उनकी रोशनी में कॉफ़ी के प्याले के साथ तुम्हारे होने का एहसास जीता हूँ। उन कॉफ़ी के प्याले के साथ तुम्हारे होने का एहसास जीता हूँ। मैं रेड वाइन पीना चाहता हूँ। मैं रेड वाइन पीना चाहता हूँ, पर तुम्हारे बिना पी नहीं पाता। अब कौन बताएगा कि रेड वाइन कब और कैसे पी जाती है, कौन सी वाइन सबसे अच्छी है, और पीने के बाद मैं तुमसे कैसी बातें करता हूँ। ये एक शहर है बेल्जियम में, ऑस्टेंड में समंदर है, वहाँ पर मैंने लिखी थी। एक और शहर है बेल्जियम में, इपिर, जहाँ पर हमारे भारतीय सैनिकों 1857 के ज़माने में जो लड़े थे, उनकी कब्रें भी बनी हुई हैं और यूरोपियन सैनिकों की भी। तो इपिर में मैंने ये कविता लिखी थी, और ये कविता मैंने समर्पित की है अपनी मित्र लीन लेटरमे को याद करते हुए, जो बेल्जियम के इपिर शहर में ही रहती है। रिश्ता बीते हुए कल और आने वाले कल का पुल नहीं है। रिश्ता बीते हुए कल और आने वाले कल का पुल नहीं है। वह तो बस वर्तमान है जो संवाद में जीता है। रिश्ता सीढ़ी नहीं है, वह तो एक दरिया है जिसमें बहता हुआ पानी न बीता हुआ कल है, न आने वाला कल। वह तो एक परिचय है जिसमें संबंध। ये इपिर में लिखी थी।
अगली एक कविता है जर्मनी की ठंडी शाम। जर्मनी की ये ठंडी शाम, गिरती हुई बर्फ, गीली सड़कें, गलियों में खुले छोटे छोटे पब, इन पबों से झांकती हल्की हल्की रोशनी, उनमें बैठे बतियाते और वाइन पीते लोग। जब मैं इनसे जुड़ता हूँ मेरे लिए ये कविता बन जाते हैं। जर्मनी की गिरती हुई बर्फ, गीली सड़कें, गलियों में खुले छोटे छोटे पब, इन पबों से झांकती हल्की हल्की रोशनी, उनमें बैठे बतियाते और वाइन पीते लोग। जब मैं इनसे जुड़ता हूँ मेरे लिए ये कविता बन जाते हैं। मेरा मैं इन सब में एक नया अर्थ पाता है। मेरा मैं इन सब में एक नया अर्थ पाता है, नए समाज का नया अर्थ, जिसका विस्तार आदमी के अस्तित्व में खुलता है। फुर्सत की शामें हमारे अस्तित्व का पर्याय होती हैं। फुर्सत की शामें हमारे अस्तित्व का पर्याय होती हैं। हमारा अस्तित्व हमारी अपनी अपनी हो गई इन शामों में ही खुलता है। हमारा अस्तित्व हमारी अपनी हो गई इन शामों में ही खुलता है, जो सबकी अपनी अपनी होती हैं। जर्मनी की ये ठंडी शाम मुझे धीरे धीरे खोल रही है, मुझे मुझसे जोड़ रही है, और यहाँ की गीली सड़कों पर किसी अनजानी दिशा की ओर ले जा रही है। सड़कें मुझसे बार बार पूछती हैं, तुम्हें कहाँ जाना है? सड़कें मुझसे बार बार पूछती हैं, तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे कहाँ जाना है मुझे मालूम नहीं। मुझे कहाँ जाना है मुझे मालूम नहीं। मैं तो जर्मनी की इन ठंडी शामों के छंद में लय हो जाना चाहता हूँ। मैं तो जर्मनी की इन ठंडी शामों के छंद में लय हो जाना चाहता हूँ। चलते रहना चाहता हूँ दूर तक, जहाँ तक अस्तित्व जाता है, नए अर्थ पाने के लिए, एक कविता बन जाने के लिए। ये जर्मनी का एक बहुत ही अच्छा शहर है ड्रेसडन। ये ड्रेसडन में मैंने लिखी थी। अगली कविता है अकेले होते जाना। अकेले होते जाना ईश्वर होते जाना है। अकेले होते जाना ईश्वर होते जाना है। हमारी संपूर्ण रचनात्मकता हमारे अकेलेपन से ही फूटती है। हमारी संपूर्ण रचनात्मकता हमारे अकेलेपन से ही फूटती है। संबंधों की सभी दीवारें अकेलेपन में ही टूटती हैं। अकेला होना असामाजिक होना नहीं है। अकेला होना असामाजिक होना नहीं है, समाज की विकास की चरम प्रक्रिया है। समाज की विकास की चरम प्रक्रिया है। विकसित समाज में व्यक्ति अकेले होते हैं। विकसित समाज में व्यक्ति अकेले होते हैं। निजता की प्रतिबद्धता से ही हम सामाजिक होते हैं। निजता की प्रतिबद्धता से ही हम सामाजिक होते हैं। अकेला होता हुआ आदमी उन लोगों के लिए ख़तरनाक हो सकता है जो व्यवस्था से जुड़े होते हैं, भीड़ के ठेकेदार होते हैं। अकेला होता जाता आदमी ही उस व्यवस्था को तोड़ता है जो आदमियत को तोड़ती रहती है। हमारे अंदर का ईश्वर तभी मिलता है जब हम नितांत अकेले होते हैं। हमारे अंदर का ईश्वर तभी मिलता है जब हम नितांत अकेले होते हैं।
धंधेबाज लोग कभी अकेले नहीं होते। धंधेबाज लोग कभी अकेले नहीं होते। राजनेता सबसे ज़्यादा सामाजिक होते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा असामाजिक भी होते हैं। हमारे अंदर का अकेलापन हमें सत्य तक ले जाता है, आदमी होने के उच्च तक ले जाता है। सत्य को पाने का समारोह है ये अकेलापन। ये कविता मैंने स्विट्ज़रलैंड में लिखी थी, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड बहुत शांत और बहुत कम लोगों का देश है। वहाँ का एक शहर है इंटरलेकन। इंटरलेकन में मैंने ये कविता लिखी थी। अगली कविता है विलय होने का उत्सव है संबंध। सागर के पास बैठने से ही सागर तुम्हारा नहीं हो जाएगा। सागर तुम्हारा नहीं हो जाएगा। सागर होने के लिए उसमें विलय होना पड़ता है। सागर होने के लिए उसमें विलय होना पड़ता है। सागर संयत है। सागर संयत है, पर उसमें उठने वाला ज्वार जलयानों की दिशा बदल देता है। पर उसमें उठने वाला ज्वार जलयानों की दिशा बदल देता है। उसके भीतर की चट्टानें सिर उठाने लगती हैं। उसकी कसमसाहट से पूरी सृष्टि थर्राती है। सागर का संयम उसके आंदोलन से परिभाषित होता है। सागर का संयम उसके आंदोलन से परिभाषित होता है। उसके अंदर का अथाह ही उसे संयत रखता है। तुम सागर के पास बैठी हो, पर मत समझो कि तुमने उसे पा लिया है। तुम सागर के पास बैठी हो, पर मत समझो कि तुमने उसे पा लिया। तुम्हारे अंदर की नदी अनंत काल से सागर की ओर दौड़ रही है। तुम्हारे अंदर की नदी अनंत काल से सागर की ओर दौड़ रही है। सागर से मिल नहीं पा रही। सागर अनंत अपार, हर नदी का लक्ष्य। उससे मिलने पर उसकी समूची जलराशि को स्वीकार करना पड़ता है। सागर तो सागर है, अथाह अनंत अपार, हर नदी का लक्ष्य। उससे मिलने पर उसकी समूची जलराशि को स्वीकार करना पड़ता है। तुम सागर के पास बैठी हो, तुम्हारा दूधिया जिस्म सागर को छू रहा है, पर मत समझो कि सागर तुम्हें छू रहा है। तुम्हारा दूधिया जिस्म सागर को छू रहा है, पर मत समझो कि सागर तुम्हें छू रहा है। सागर की छुअन लहर बनती है। उसका नीला रंग कामनाएं जगाता है। सागर को पाना अपनी आँखों में आकाश उतारना है। सागर को पाना अपनी आँखों में आकाश उतारना है। उसकी विराट सत्ता से एकाकार होना है। सागर को तुम्हारा चाहना संबंध को पाना है। सागर को तुम्हारा चाहना संबंध को पाना है, और संबंध विलय होने का उत्सव है। ये मैंने ग्रीस में ही लिखी थी। ग्रीस का एक बहुत सुंदर आइलैंड है लेफ्कार्डा। लेफ्कार्डा आइलैंड पर मैंने ये कविता लिखी थी। प्यार प्यार अपने लिए पात्र ढूंढता है, ये टाइटल है। प्रगति की सारी सड़कें अतृप्ति के पत्थरों से ही बनती हैं। प्रगति की सारी सड़कें अतृप्ति के पत्थरों से ही बनती हैं, जिन पर हमारा मन लंबी लंबी यात्राएं करता है। अतृप्त होना सागर होना है। किसी के प्यार में खुद खंडहर हो जाना
और अपने अंदर ऐसा संसार छिपा लेना है जो कभी खुला नहीं, खिला नहीं। किसी के प्यार में खुद खंडर हो जाना और अपने अंदर ऐसा संसार छिपा लेना है जो कभी खुला नहीं, खिला नहीं। अतृप्त होना प्यार करने की प्रवृत्ति एक अनिवार्यता है। अतृप्त होना प्यार करने की प्रवृत्ति एक अनिवार्यता है। प्यार किसी के लिए जन्म नहीं लेता, वह तो होता ही है हमारे अंदर, वह तो होता ही है हमारे अंदर। हमारे अंदर छुपा हुआ ये प्यार अपने लिए कोई पात्र ढूंढता है। हमारे अंदर छुपा हुआ ये प्यार अपने लिए कोई पात्र ढूंढता है। कोई और हमारे अंदर प्यार को पैदा नहीं कर सकता। वह तो फूल में पराग की तरह होता है हमारे अंदर। कोई तितली जब उसे छेड़ती है, कोई तितली जब उसे छेड़ती है तो महक उठता है हमारा वायुमंडल। प्यार हमारे अंदर का झरना है जो लगातार झरता रहता है किसी के इंतज़ार में। ये मैंने फ्रांस में लिखी थी। फ्रांस का एक छोटा सा प्यारा सा शहर है लिल। लिल में मैंने ये कविता लिखी। किसी के जन्मदिन पर तुमने अपनी ज़िंदगी के साहिल पर खड़े होकर हर रोज़ एक नए समंदर को पैदा किया। तुमने अपनी ज़िंदगी के साहिल पर खड़े होकर हर रोज़ एक नए समंदर को पैदा किया। उसकी लहरों को अपने चारों ओर लपेटा और सुंदर सीपियों से घर बनाया। पर तुमने घर से ज़्यादा आकाश में रहना पसंद किया। तुमने दीवारों की बजाय हवाओं को चुना। तुमने दीवारों की बजाय हवाओं को चुना अपनी कामनाओं के सीमेंट से। तुमने दीवारों की बजाय हवाओं को चुना अपनी कामनाओं के सीमेंट से। तुम ज़मीन पर शायद ही कभी चली, तुमने तो आसमान में ही अपनी सड़कें बनाई। ज़िंदगी की कोई भी रेड लाइट तुम्हें रोक नहीं पाई। रातों रात तुमने भावनाओं के फ्लाईओवर खड़े किए। कॉफ़ी के प्यालों में तुमने कॉफ़ी से ज़्यादा सर्दियों की गुनगुनी धूप को ही पिया। कॉफ़ी के प्यालों में तुमने कॉफ़ी से ज़्यादा सर्दियों की गुनगुनी धूप को ही पिया। तुमने वह सब किया जिससे तुम बनती हो। तुमने वह सब किया जिससे तुम बनती हो, जिससे रिश्ते रिश्ते बनते हैं, जिससे धरती में अंकुर आते हैं, जिससे दिलों में बस्तियां बसती हैं। तुमने अपनी शुरुआत ऊंचे पहाड़ों से की थी। तुमने अपनी शुरुआत ऊंचे पहाड़ों से की थी। धीरे धीरे तुम घने जंगलों में उतर आईं। तुमने जंगलों को उद्यान बनाना शुरू कर दिया। अपनी हथेलियों पर गमलों को उठाए तुम उनसे पूछती रहीं कि तुम उन्हें कहाँ रखो। तुम उनसे पूछती रहीं कि तुम उन्हें कहाँ रखो। तुम्हारी उंगलियों ने गमले के फूलों पर हर रोज़ फेरी टेल लिखी। तुम जहाँ भी रहीं तुमने जंगलों को बगीचे बना दिए। सर्दियों में पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ़ में तुमने सिर्फ संबंधों की ही शॉल ओढ़ी। सर्दियों में पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ़ में तुमने सिर्फ संबंधों की ही शॉल ओढ़ी। बर्फ़ को मुट्ठियों में भरकर उसे गरमाई दी। तुम सर्दियों में धूप हो और गर्मियों में छाया। रात को अंधेरों में तुमने टिमटिमाते दीप जलाए और आज इस होटल में तुम एक गुलमोहर की तरह खड़ी हो। फागुन आने को है, इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम जल्दी ही पलाश वन की तरह दहकने लगोगी। फागुन आने को है, इसलिए मैं जानता हूँ
कि तुम जल्दी ही पलाश वन की तरह दहकने लगोगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी तो एक वन है, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी तो एक वन है जो अध खिला है। होली पर जब टेसू खेलेगा तो सबसे पहले वह यही पूछेगा कि तुम कहाँ हो। तुम्हारा जन्म फागुन में ही हो सकता था, क्योंकि तुम्हें होली के रंगों में रिश्ते रचने होते हैं। तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। ये कविता मैंने दिल्ली में ही लिखी थी। एक और कविता है, समय के साथ रिश्ता। कई बार पास पास रहकर भी रिश्ता नहीं रह पाता, कई बार पास पास रहकर भी रिश्ता नहीं रह पाता। समय द्वारा दूर किया रिश्ता कभी नहीं जुड़ पाता, समय द्वारा दूर किया रिश्ता कभी नहीं जुड़ पाता, क्योंकि रिश्ता रिश्तों से नहीं, शायद समय से होता है। जिसमें हम जीते हैं उसी में रिश्ता बनता है और उसी में खो जाता है। चाह कर भी इच्छाओं से रिश्ते नहीं बनते, न वह टूटते हैं हमारी इच्छा से। हम तो बस साक्षी हैं उस रिश्ते के जो समय के साथ बनता है और समय के साथ मरता है। ये मैंने वोलोस में लिखी थी, एक शहर है ग्रीस का। एक छोटी सी कविता और है, मैं और समय। जिस कमरे में मैं ठहरा हूँ, जिस कमरे में मैं ठहरा हूँ, समय मुझसे पहले वहाँ ठहरा हुआ है। समय मुझसे पहले वहाँ ठहरा हुआ है, वह मेरे जाने के बाद भी ठहरा रहेगा। सिर्फ मैं हूँ जो आज आया हूँ और 4 दिन बाद चला जाऊँगा। ये कविता मैंने डेनमार्क में, एक शहर है आरहुस, आरहुस में मैं ठहरा हुआ था एक होटल में, वहाँ पर लिखी थी। ये कविता जो अब सुनाने जा रहा हूँ वो भी डेनमार्क में ही लिखी थी। घर की तलाश किसी एक शहर में। मैं चल दिया हूँ फिर उस शहर की ओर जहाँ पारदर्शी हवा में संबंध तिरते हैं। बेटा थोड़ा पानी पिलाना। मैं चल दिया हूँ फिर उस शहर की ओर जहाँ पारदर्शी हवा में संबंध तिरते हैं, जहाँ न मित्र मित्र हैं न शत्रु अच्छे शत्रु, एक दूसरे में पतंगी मांझे की तरह उलझे हुए हैं, एक दूसरे को काटते हुए। मैं चल दिया हूँ फिर उस शहर की ओर जहाँ पारदर्शी हवा में संबंध तिरते हैं, जहाँ न मित्र मित्र है न शत्रु अच्छे शत्रु, एक दूसरे में पतंगी मांझे की तरह उलझे हैं, एक दूसरे को काटते हुए। फिर लौट रहा हूँ उस शहर की ओर जहाँ शब्द अपना अर्थ खो बैठे हैं। फिर लौट रहा हूँ उस शहर की ओर जहाँ शब्द अपना अर्थ खो बैठे हैं और अर्थ शब्दातीत, जहाँ एक दूसरे को काटती हुई सड़कें लोगों के दिल में उतर गई हैं और विचार कपड़े के थान की तरह लिपटे रखे हैं। मैं जिस शहर की ओर लौट रहा हूँ वहाँ मोबाइल में ही संबंध फीड हैं। उस शहर की जड़ें विदेशों में फैली हैं, जहाँ सच्चाई जूते की हील में होती है और लोग एड़ी टिकाकर नहीं पंजों के बल चलते हैं। इस शहर में पहुंचकर मैं अपने लिए घर ढूंढता हूँ, पर हर घर के सामने सोल्ड लिखा पाता हूँ। पर हर घर के सामने सोल्ड, ये इंग्लिश का शब्द है, सोल्ड लिखा पाता हूँ। यही नियति है। ये एक शहर है हिमेल ब्रिगेट, वहाँ मैंने लिखी थी। एक
ये लंदन में मैंने ये कविता लिखी थी। लंदन के तुम्हारे घर में। ये लो। हाँ। लंदन के तुम्हारे घर में मैं कल रात जब तुम्हारे घर आया, वहाँ सब कुछ ऐसा था जो मुझे बहुत भाया। मैं कल रात जब तुम्हारे घर आया, वहाँ सब कुछ ऐसा था जो मुझे बहुत भाया। लंदन के तुम्हारे घर में तुम्हें देखकर सिर्फ एक स्त्री ही नहीं, अपने लिए मैंने अपनी कल्पना को भी पाया। लंदन के तुम्हारे घर में तुम्हें देखकर सिर्फ एक स्त्री ही नहीं, अपने लिए मैंने अपनी कल्पना को भी पाया। तुमसे बात करते हुए समय को अपने साथ खड़ा पाया, जिसके प्रवाह में हम बहते चले गए। चुप रहकर भी सब कुछ कहते चले गए। तुम्हारा घर तुमसे भरा हुआ था। तुम्हारा घर तुमसे भरा हुआ था, जहाँ हर चीज़ से प्रेम परिभाषित होता था। कामना पैदा करती थी हर चीज़, जीवन कैनवस पर बनी पेंटिंग सा दिखता था। तुम्हारे प्रेम की परिणति जिस रिश्ते में होती थी, अब वैसा रिश्ता लंदन में तो क्या, भारत में भी नहीं मिलता। तुम्हारे प्रेम की परिणति जिस रिश्ते में होती थी, अब वैसा रिश्ता लंदन में तो क्या, भारत में भी नहीं मिलता। तुम इतना प्यार क्यों करती थी मुझे? शाम को घर लौटने पर रख देती थी एक आराम कुर्सी आग की अंगीठी के पास। शाम को घर लौटने पर रख देती थी एक आराम कुर्सी आग की अंगीठी के पास। सजा देती थी 2 कप और कॉफ़ी पॉट में भरी कॉफ़ी कुछ लजीज सैंडविचों के साथ। सड़क पर चलते हुए बाहर पड़ती हुई बर्फ़ यह सोचकर बहुत अच्छी लगती थी कि अभी थोड़ी देर में घर पहुंचकर अंगीठी के पास बैठकर तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीऊँगा। तुम्हारी उपस्थिति सिर्फ सुविधा ही नहीं, तुम्हारी उपस्थिति सिर्फ सुविधा ही नहीं, भाव की गुनगुनाहट और संबंधों की छवियां भी दिखाती थी। ऐसी छवियों ने ही कोमलता के सपने बचा रखे हैं ईमानदार लोगों के लिए। तुम्हारा वो रूप, तुम्हारी वह छवि और लंदन का तुम्हारा वो घर आज भी प्रतिष्ठित है मेरे मन में नारी की वास्तविक परिभाषा के साथ। लंदन, प्रॉपर लंदन में लिखी। अतीत की वर्तमानता। ये कैसा अतीत है जो मेरे साथ वर्तमान होता चलता है। यह कैसा अतीत है जो मेरे साथ वर्तमान होता चलता है। जिस अकेलेपन को मैंने किसी इमारत की तरह तराशा था, जिस अकेलेपन को मैंने किसी इमारत की तरह तराशा था, वह अतीत में पहुंचकर फिर से संबंधों का जंगल खड़ा कर देता है। संबंधों का एक नया शामियाना जिसमें अब कोई उत्सव संभव नहीं। संबंधहीनता को संबंधों में ही रहकर हर रोज़ मैं पीता हूँ। संबंधहीनता को संबंधों में ही रहकर हर रोज़ मैं पीता हूँ और अकेलेपन के वैभव को ही जीता हूँ। भारत से बहुत दूर रहकर जो खालीपन मेरे अंदर जन्म लेता है, मैं उसी खालीपन में जीना चाहता हूँ। भारत से बहुत दूर रहकर जो खालीपन मेरे अंदर जन्म लेता है, मैं उसी खालीपन में जीना चाहता हूँ। नया देश, नई भीड़ और एक नया शून्य,
इन सब के साथ जीते हुए मैं अपने अंदर एक नया व्यक्ति पाता हूँ। वह व्यक्ति एकदम नया है, वह व्यक्ति एकदम नया है। इस नए और पुराने व्यक्ति के बीच अतीत का एक पुल है। उसी पुल से होकर मेरा अतीत वर्तमान बन जाता है। अतीत की ये वर्तमानता मुझे पूर्णता देती हुई चलती है, जैसे नदी में पुराने जल के साथ नया आकार मिल जाता है। जैसे नदी में पुराने जल के साथ नया आकर मिल जाता है और प्रवाह को और तेज कर जाता है। ये गेंट में लिखी थी ये कविता, बेल्जियम में। मुझे कितनी पढ़नी है, अभी और पढ़ें, क्या करें? मेरी बात आप सुन पा रही हैं? इतिहास की भंवर। चेतना की जिस नदी में हम फूलों की नाव चला रहे हैं, वहाँ एक गहरी भंवर भी है। चेतना की जिस नदी में हम फूलों की नाव चला रहे हैं, वहाँ एक गहरी भंवर भी है। इतिहास की भंवर जो खींच लेती है अपने अंदर, हम तैर नहीं सकते उसमें। इतिहास के अंधकार में चेतना एक मोमबत्ती की तरह, इतिहास के अंधकार में चेतना एक मोमबत्ती की तरह है, जिसकी रोशनी में हम इतिहास के प्रेत देख सकते हैं, जो भटकाते हैं हमें रात दिन, छोड़ जाते हैं हमें किसी वीराने में। नई शुरुआत करने के लिए प्रेतों से मुक्ति ज़रूरी है। खंडहर में पिकनिक। ये जो कविता मैंने पढ़ी थी, ये इटली में लिखी थी मैंने, इटली में, रोम के अंदर। असल में इटली में इतिहास भरा पड़ा है। खंडहर में पिकनिक। जिनके घर बने होते हैं वो ढूंढते हैं टूटे हुए घरों को पिकनिक मनाने के लिए। जिनके घर बने होते हैं वो ढूंढते हैं टूटे हुए घरों को पिकनिक मनाने के लिए, अपनी हवेलियों से निकलकर सर्दी की धूप सेंकने जाते हैं खंडरों में। सर्दियों की धूप सेंकने जाते हैं खंडरों में, उनकी टूटन में तलाशते हैं अपने लिए सुकून और अपना भरा पूरापन। उन्हें नहीं मालूम उनकी हवेली भी हो जाएगी एक दिन खंडहर, और समय का भूत उसमें मनाएगा पिकनिक। सुबह की चाय। मुझे सुबह की चाय पीने की बहुत आदत है। चाहे मैं दुनिया में कहीं भी हूँ, मुझे बेड पर चाय चाहिए ही चाहिए। सुबह की चाय, बिस्तर पर बैठकर पी जाने वाली सुबह की चाय सिर्फ चाय नहीं है। बिस्तर पर बैठकर पी जाने वाली सुबह की चाय सिर्फ चाय नहीं है, खुद को पाना है दोबारा से। खुद को पाना है दोबारा से, बीते हुए कल से जोड़ना है, आने वाले दिन की तैयारी है। इन सब के बीच किसी की याद भी है सुबह की चाय। इन सब के बीच किसी की याद भी है सुबह की चाय, चेतना की परतों में छुपी हुई। इन सब के साथ किसी की याद भी है सुबह की चाय, चेतना की परतों में छुपी हुई। किसी कविता पर पड़ती टेबल लैंप की रोशनी है सुबह की चाय। ये हैम्बुर्ग में लिखी थी मैंने।
हैम्बुर्ग एक बहुत ही प्यारा शहर है जर्मनी का, वहाँ की है। वहाँ मैं कुछ दिन रहा था। सुख दुख, ये छोटी सी कविता है। दुनिया में रहते हुए लोगों के शब्दों को पढ़ता हूँ। दुनिया में रहते हुए लोगों के शब्दों को पढ़ता हूँ, अर्थों को जीता हूँ, जीवन के सुख दुख ऐसे ही पीता हूँ। दुनिया में रहते हुए लोगों के शब्दों को पढ़ता हूँ, अर्थों को जीता हूँ, जीवन के सुख दुख ऐसे ही पीता हूँ। ये भी जर्मनी में ही लिखी थी। एक और कविता है, हम वाइन के गिलास बन गए हैं। वाइन आप जानती होंगे, ए ब्यूटीफुल ड्रिंक, ए लवली टेस्टी ड्रिंक। हम वाइन के गिलास बन गए हैं। सुबह की कॉफ़ी और शाम की वाइन के साथ किसी कैफ़े में तुम्हारे साथ बैठना भी ज़रूरी सा हो गया है, क्योंकि इनका अर्थ तुम्हारे साथ रहने से ही खुलता है। सुबह की कॉफ़ी और शाम की वाइन के साथ किसी कैफ़े में तुम्हारे साथ बैठना भी ज़रूरी सा हो गया है, क्योंकि इनका अर्थ तुम्हारे साथ रहने से ही खुलता है। शुगर क्यूब से तुम्हारी बातें बहुत दूर दूर तक ले जाती हैं मुझे। तुम्हारी हथेली का स्पर्श पाकर मैं अपने देश काल से परे जाने लगता हूँ। तुम्हारी हथेली का स्पर्श पाकर मैं अपने देश काल से परे जाने लगता हूँ। अपने पैरों के नीचे अनजानी भाषा की सड़क है। हमारे पैरों के नीचे अनजानी भाषा की सड़क है, फिर भी हम कितने करीब हैं एक दूसरे के। हमारे पैरों के नीचे अनजानी भाषा की सड़क है, फिर भी हम कितने करीब हैं एक दूसरे के। हम अलग अलग देश काल से बने हैं, अलग अलग परंपराओं के पेडेस्टल पर खड़े हैं, फिर भी हमारे अंदर एक ही सागर लहराता है। हम अलग अलग देश काल से बने हैं, अलग अलग परंपराओं के पेडेस्टल पर खड़े हैं, फिर भी हमारे अंदर एक ही सागर लहराता है। हर शाम हमारी सांझी होती है। हमारे अंदर एक ही पृथ्वी घूमती है लगातार। हम अपने अपने द्वारा किए गए अनुवाद हैं। हम अपने अपने द्वारा किए गए अनुवाद हैं एक दूसरे के लिए, पर मूल से कहीं ज़्यादा स्पष्ट, कहीं ज़्यादा सार्थक। हमने अपने लिए अर्थ किसी शब्द या शब्दकोश से नहीं पाया है। हमने अपने लिए अर्थ किसी शब्द या शब्दकोश से नहीं पाया है, उसे तो अमूर्त भावनाओं ने रोपा है हमारे अंदर। उसे तो अमूर्त भावनाओं ने रोपा है हमारे अंदर। भावनाएं रेलगाड़ियों की तरह आती हैं हमारे अंदर। हमने ज़िंदगी को एक प्यारा सा रेलवे स्टेशन बना दिया है। हमने ज़िंदगी को एक प्यारा सा रेलवे स्टेशन बना दिया है। हमने दोस्त बनकर जाना है, दोस्ती का कोई देश नहीं होता। हमने दोस्त बनकर जाना है कि दोस्ती का कोई देश नहीं होता। वो तो हमारे अंदर के अध्यात्म से पैदा होती है। वो तो हमारे अंदर के अध्यात्म से पैदा होती है और देह से अभिव्यक्त होती है। दो लोगों के बीच का द्वैत जब अद्वैत होने लगता है, दो लोगों के बीच का द्वैत जब अद्वैत होने लगता है, तब भावनाओं के भंवर से दोस्ती पैदा होती है। उसी दोस्ती का उत्सव हम हर शाम मनाते हैं साथ साथ। वाइन सी नशीली ये शामें हमारे अंदर उतर रही हैं।
हमें रच रही हैं प्यार करने के लिए। तुम्हारे सुनहरे बाल मेरे कंधे पर सुनहरा शॉल बुन रहे हैं। तुम्हारे सुनहरे बाल मेरे कंधे पर सुनहरा शॉल बुन रहे हैं। हम अब खुद वाइन का गिलास बन गए हैं एक दूसरे को पीने के लिए। क्या और पढ़नी है क्या? अब लिख के बताइए ज़रा। मेरी आवाज़ जा रही होगी? और पढ़ें। अपना अपना समय समय की नदी सबके लिए एक सी नहीं होती। समय की नदी, ये ऑन है ना ये? समय की नदी सबके लिए एक सी नहीं होती। हम सब अपने अपने समय में डुबकी लगाते हैं और पाते हैं कि समय का कोई प्रवाह नहीं है। अपने अपने समय में डुबकी लगाते हैं और पाते हैं कि समय का कोई प्रवाह नहीं है, नहीं वह काल चक्र है। वह तो हमारे अंदर का जीवन है जिसे हम सब अलग अलग जीते हैं। एक ही समय में सबका समय अलग अलग होता है। एक ही समय में सबका समय अलग अलग होता है। एक ही समय में सब नहीं जीते। जिसे हम अतीत या भविष्य कहते हैं वह काल नहीं है, वह तो हमारा बदलते जाना है। वह तो हमारा नए होते जाना है। जैसे बदलती जाती है नई साइकिल या कोई नया मकान। जिसे हम काल कहते हैं या समय कहते हैं, वह हमारा अस्तित्व है जो बदलता रहता है, नित नया और पुराना होता रहता है। मेरे लिए जो मेरा अतीत है, मेरे लिए जो मेरा अतीत है, कुछ लोगों के लिए वह कभी था ही नहीं। जिसे लोग समय कहते हैं वह एक जंगल है जो कटता रहता है, उगता रहता है। मैंने जब भी समय को पकड़ना चाहा, अपने आप को ही खोजते हुए पाया और समय की परिभाषाओं से निकलकर अपने ही अस्तित्व को खोलते हुए पाया। अब मुझे यकीन है समय मेरे अस्तित्व की सिलवटों में ही छिपा है, मेरे संपूर्ण वजूद से ही बना है। मेरे ही अंदर रहता है समय, मैंने ही उसे जाना है। ये लंदन में लिखी थी मैंने कविता। बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी कविताएं आप लोगों ने सुनी। मुझे अच्छा लगा कि अच्छे लोगों ने मेरी कविताओं का आनंद लिया। वो कैसी हैं कैसी नहीं हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं कुछ लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ लोगों के बारे में